हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर शोभित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं इस क्लास में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे बच्चों, क्विक रिवीजन करेंगे क्योंकि आप सभी लोगों की तैयारियां हो गई होंगी। उम्मीद है सभी लोगों ने तैयारी कर ली होगी। अब जस्ट जो है फाइनल टच चल रहा होगा, तो जस्ट फटाफट अपन जो है ओवरव्यू पे जाएंगे और चीज़ों को रिकॉल करेंगे जिससे कि कहीं कोई चीज़ें आपकी छूट ना जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों, सबसे पहले अपन यहां पर हार्मोन्स की बात करते हैं कि भाई हार्मोन्स क्या होते हैं। देखिए, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो हमें हार्मोन्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली यहां हम हार्मोन्स की बात करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड की ही बात करेंगे। तो हार्मोन्स की अगर बात करें तो हार्मोन्स को, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स को अपन कहते हैं केमिकल मैसेंजर। क्या कहते हैं, फटाफट रिवाइज करते चलिएगा बच्चों। तो ये लेक्चर सीखने के लिए नहीं है, ये लेक्चर सीखी हुई चीजों को रिकॉल करने के लिए है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहां पर हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स क्या है, केमिकल मैसेंजर हैं। हार्मोन्स जो होते हैं दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब इनसे कोई भी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल हैं, नॉट स्पीसीज स्पेसिफिक। ये जो है स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होते, मतलब अगर कोई एक हार्मोन है पर्टिकुलर तो दूसरी स्पीसीज में भी वो वही काम करेगा जो एक स्पीसीज में कर रहा है, क्योंकि ये स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं है। नॉन एंटीजेनिक सब्सटेंस है। नॉन एंटीजेनिक का मतलब क्या है, ये जो है इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट, मतलब ऐसा नहीं होता कि हार्मोन्स गया तो बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्म होने लगी या इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में फाइट करने लगा, उसके अगेंस्ट वर्क करने लगा, तो एंटीजेनिक नहीं होते। ये एज ए एंटीजन कभी भी काम नहीं करते। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसके कैरेक्टर्स हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट, भाई इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कैसा होता है, लो होता है। ये जो है एक्ट्स अपॉन टारगेट सेल और ऑर्गन, ये टारगेट सेल या टारगेट ऑर्गन पे काम करते हैं। तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि आपको हार्मोन के बारे में पता होने चाहिए। चलिए अब अपन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बच्चों, आप देख के समझ गए होंगे कौन सी ग्लैंड आपके सामने आ रही है। तो यहां पर आपके सामने आ रही है पिट्यूटरी ग्लैंड, या जिसको हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, इसकी हम बात करने वाले हैं बच्चों। तो पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोफाइसिस की जब हम बात करते हैं तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, दिखाई दे रही है आपको बच्चों। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि हाइपोथैलेमस से, ये पार्ट क्या हो गया, यहां पर आप देख सकते हैं, अगर ब्रेन में लोकेशन देखें तो आपको ये दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, यहां पर अगर ब्रेन में आप देखें तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको एनलार्ज करके हमने यहां पर बनाया हुआ है। और आप यहां पर देख सकते हैं ये हाइपोथैलेमस से अटैच है एक स्ट्रक्चर के थ्रू। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इन्फंडिबुलम। कौन सा स्ट्रक्चर है, इन्फंडिबुलम। तो ये तो हो गया हाइपोथैलेमस, ये नीचे हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड और ये हो गया इन्फंडिबुलम। और यहां पर बात करें बच्चों, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है स्फिनोइड बोन में, हमारी जो ये स्फिनोइड बोन में एक डिप्रेशन होता है, स्फिनोइड बोन आपको दिखाई दे रही होगी, यहां पर देख सकते हैं आप, स्फिनोइड बोन के अंदर एक डिप्रेशन होता है, उस डिप्रेशन को कहते हैं सेला टर्शिका। क्या कहते हैं, सेला टर्शिका, उसके अंदर फिट होती है, उसके सेला टर्शिका के अंदर फिट होती है। तो यहां पर ये है स्फिनोइड बोन, ये इसका डिप्रेशन जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेला टर्शिका, और इस सेला टर्शिका में फिट होती है। बच्चों यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड का आप देख सकते हैं, ये दूसरा पिक्चर यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड की आप देख सकते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है यहां पर, ये देखिए ये बोन का डिप्रेशन है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सेला टर्शिका कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर फिट होती है ये। यहां पर ये दो पार्ट में डिवाइड होती है बच्चों। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये कहलाता है एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या है ये, एंटीरियर पिट्यूटरी। और इसके बाद यहां पर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये कहलाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये एक साइड पर एंटीरियर पिट्यूटरी और एक साइड पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो टू लोब्स में डिवाइड होती हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आगे देखते हैं हम यहां पर एंटीरियर पिट्यूटरी और एडिनो हाइपोफाइसिस।
तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी और एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरा देखिए पार्स इंटरमीडिया, और तीसरा है इसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी और न्यूरोहाइपोफाइसिस। बेसिकली ये इसके 3 पार्ट्स हैं। हालांकि मेजर पार्ट तो 2 ही होते हैं, लेकिन 3 पार्ट एंटीरियर पिट्यूटरी, पार्स इंटरमीडिया और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बाद में ये जो पार्स इंटरमीडिया यही किससे जाके मर्ज हो जाता है, फ्यूज हो जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, जिसको हम एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। यहां पर बच्चों जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं, ये 6 हार्मोन सीक्रेट करेगी। पार्स इंटरमीडिया जो बाद में एंटीरियर पिट्यूटरी का ही पार्ट होता है, उससे 1 हार्मोन निकलता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अगर हम बात करें तो इससे हमें 2 हार्मोन्स यहां पर मिलते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स हैं, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट और तीनों से निकलने वाले नंबर ऑफ हार्मोन्स। तो चलिए बात करते हैं पहले एंटीरियर पिट्यूटरी की। एंटीरियर पिट्यूटरी है जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, एडिनोहाइपोफाइसिस की बच्चों बात करते हैं। कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, 6 हार्मोन अपन ने नंबर कैलकुलेट किए थे, काउंट किए थे। ग्रोथ हार्मोन, पहला हार्मोन कौन सा है बच्चों, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है यहाँ पर, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसका ग्रोथ नाम तो आप समझ पा रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये केवल फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड है। कौन सी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, फिजिकल। मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन एक्चुअली फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड है। साथ ही साथ ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी रोल प्ले करता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, उसमें भी इसका रोल देखा गया है। दूसरा हार्मोन प्रोलैक्टिन, या इसको LTH भी कहते हैं। प्रोलैक्टिन है LTH मतलब ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, या इसको PRL भी कहते हैं। प्रोलैक्टिन है ना, तो LTH भी कह सकते हैं, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन है तो ल्यूटियो LTH लिखा है तो समझ लेना भाई प्रोलैक्टिन ही है। दूसरा है PRL, यहाँ पर प्रोलैक्टिन, ठीक है, जिसके लिए यूज करते हैं। प्रोलैक्टिन का मतलब ये क्या करता है, प्रोलैक्टिन जो होता है वो मिल्क सिंथेसिस, क्या करवाता है, ये मिल्क सिंथेसिस करवाने का काम करता है, मिल्क प्रोड्यूस करवाता है एल्वियोलाई में, मेमरी ग्लैंड में। तीसरा हार्मोन आपके सामने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि थायराइड ग्लैंड जो है वो अपने सीक्रेशन को रिलीज करे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपके सामने ACTH या एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे एड्रीनल कॉर्टेक्स अपने सीक्रेशन को रिलीज करती है इसके इन्फ्लुएंस में। इसके बाद बात करते हैं FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका रोल आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अपन पढ़ते हैं। मेल में अगर बात करें तो ये सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा, फीमेल में अगर बात करें तो फॉलिकुलर ग्रोथ करवाता है। इसके बाद बात करते हैं हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, LH की, अगेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अगर मेल में बात करें LH को तो लेडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा, कौन सा हार्मोन निकलवाएगा, लेडिक सेल को स्टिमुलेट करके कौन सा हार्मोन निकलवाता है बच्चों, बोलिए, लेडिक सेल को स्टिमुलेट करके ये एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन निकलवाता है। फीमेल में LH किसको स्टिमुलेट करता है, एक तो ओव्यूलेशन को और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ डैश, बताइए। एक तो ये स्टिमुलेट करेगा ओव्यूलेशन को, दूसरा ये किसको स्टिमुलेट करेगा, दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए, दूसरा स्टिमुलेट करेगा फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम को। तो ये दोनों ही गोनेडोट्रोपिन्स हैं, ये दोनों ही क्या है, दे आर गोनेडोट्रोपिन्स। ये दोनों ही गोनेडोट्रोपिन्स की कैटेगरी में आते हैं बच्चों। और यहां पर मतलब टोटल एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस की मैं आपसे बात करूं तो टोटल यहां पे 6 हार्मोन रिलीज होते हैं, जिनको हम, अगर आपको एग्जाम में भूलने की आपको लग रहा है कि भूल सकते हैं, तो फ्लैट पैग से याद रख लीजिए, फ्लैट पैग। ठीक है, फ्लैट पैग से आपको याद रह जाएंगे फ्लैट, FSH, LH, ACTH, TSH, प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन। फ्लैट पैग से याद रख लीजिए, हार्मोन याद रह जाएंगे। तो यहां पर अपन इसके मेजर हार्मोन की डेफिशिएंसी और ओवर सीक्रेशन की बात करते हैं बच्चों। मेजर हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने यहां पर है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन की अगर मैं बात करता हूं और ग्रोथ हार्मोन का हाइपो सीक्रेशन होता है,
क्या होता है यहाँ पर? अगर हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन का मतलब सिक्रीशन कम हो गया, सिक्रीशन कैसा हो गया? कम हो गया। तो कौन कौन सी डिसऑर्डर हो सकती है बच्चों, बताइए। अगर मैं बोलूं हाइपोसिक्रीशन चिल्ड्रन या चाइल्ड में या बचपन में, चाइल्डहुड की बात करें, अगर बचपन में ही हाइपोसिक्रीशन हो गया है, बताइए कौन सी डिसऑर्डर होगी, जल्दी बताइए। इससे जो डिसऑर्डर होती है उसको अपन कहते हैं डॉर्फिज्म भाई, क्योंकि फिजिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर कम रह गया तो फिजिकल ग्रोथ भी कैसी रह जाएगी भाई? यहाँ पे तो फिजिकल ग्रोथ भी कम रह जाएगी ना, तो उससे डॉर्फिज्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डॉर्फिज्म हो जाएगी। लेकिन ये जो बच्चा होगा ये मेंटली और सेक्सुअल रूप से पूरी तरह से फिट होगा, ठीक है। ऐसे को अपन मिगेट्स कहते हैं, आपने सुना होगा। अगर इनको मिगेट्स कहते हैं, जो सर्कस वगैरह में जोकर यूज किए जाते हैं, जोकर का रोल जो करते हैं वो यही होते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से जिनको डॉर्फिज्म होती है। फिजिकली ये रिटार्डेड होती है ग्रोथ, लेकिन मेंटली और सेक्सुअली ये बिल्कुल फिट होते हैं। और अगर यही हाइपोसिक्रीशन एडल्टहुड में हो जाए, कब हो जाए बच्चों? एडल्टहुड में हो जाए, तो इसको साइमंड्स डिसीज हो जाएगी। कौन सी डिसीज हो जाएगी? साइमंड्स डिसीज हो जाएगी, जिसमें कि मसल और ऑर्गन्स का जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। भाई डेवलपमेंट तो हो चुका, एडल्टहुड में डेफिशिएंसी हुई, तो डेवलपमेंट तो जितना होना था हो चुका, लेकिन दिक्कत क्या है? अब उनकी मसल्स हो गया, उनके बॉडी ऑर्गन्स जो हो गए वो वीक हो चुके हैं, वो वीक हो जाएंगे वहां पर, उसको साइमंड्स डिसीज कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर हाइपर सीक्रीशन की, तो देखिए बच्चों, हाइपर सीक्रीशन की बात करें अगर, और हाइपर सीक्रीशन अगर चाइल्डहुड में हो जाए तो हो जाती है जाइजेंटिज्म। आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में, जाइजेंटिज्म, जॉइंट लाइक बॉडी। ये एक नॉर्मल पर्सन है जो आपके सामने खड़ा हुआ है, और ये वो पर्सन है जिसमें जॉइंट लाइक बॉडी हो चुकी है, हाइट 7 फीट से भी ज्यादा हो जाती है। तो ये जो होती है जाइजेंटिज्म कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जाइजेंटिज्म। अगर बचपन में ही सीक्रीशन ज्यादा हो जाए तो बॉडी जॉइंट लाइक हो जाती है, लेकिन अगर यही सीक्रीशन ज्यादा होता है, यही सीक्रीशन ज्यादा होता है कब? एडल्टहुड में। कब ज्यादा होता है? एडल्टहुड में। तो ये हो जाता है, अगर ये सीक्रीशन ज्यादा हो जाए एडल्टहुड में, तो एडल्टहुड में ज्यादा हो जाए तो एक्रोमेगाली हो जाती है। क्या हो जाती है? एक्रोमेगाली बच्चों यहां पर, जिसमें कि जॉ एनलार्ज हो जाते हैं, एनलार्ज जॉ। यहां पर जो है काइफोसिस भी हो जाती है, बैकहंच जिसको कहते हैं, जिसमें कि कमर झुक जाती है इस तरीके से, तो वो भी हो सकता है। तो ये एक्रोमेगाली है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ डिसऑर्डर थी जो कि ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से और ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सीक्रीशन से होती है। डिपेंड करता है कि वो डेफिशिएंसी बचपन में हुई है या एडल्ट में हुई है, और यह हाइपर सीक्रीशन बचपन में हुआ है या एडल्टहुड में हुआ है। चलिए इसके बाद मैं बात करता हूं पार्स इंटरमीडिया की। पार्स इंटरमीडिया से भी तो मैंने कहा था कि एक हार्मोन रिलीज होता है, बताइए कौन सा हार्मोन? फटाफट आंसर आ जाने चाहिए आपके इतनी देर में। बताइए कौन सा हार्मोन है जो पार्स इंटरमीडिया से सीक्रेट होगा? तो पार्स इंटरमीडिया से सीक्रेट होने वाला हार्मोन कौन सा है बच्चों? तो यहां पर सीक्रेट ओनली वन हार्मोन, जो हम पढ़ चुके थे कि एक ही निकलता है, कौन सा? लेकिन वो MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कौन सा निकलता है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो किसको स्टिमुलेट करता है? मेलेनोसाइट को, जिससे कि मेलेनोसाइट ज्यादा से ज्यादा मेलेनिन सीक्रेट कर सकती हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मेलेनिन सीक्रेट करती हैं, और जो कलर चेंजिंग की प्रोसेस है उसमें भी हेल्प करता है। ये रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में जो कलर चेंज, एम्फीबियंस रेप्टाइल जो कलर चेंज करते हैं, अपने आपने सुना होगा गिरगिट चेंज करता है, इसी तरह से कुछ एम्फीबियंस भी कलर चेंज करते हैं। तो वो कलर चेंज की प्रोसेस में भी MSH हेल्प करता है। MSH कभी ज़्यादा निकलता है तो उनका कलर डार्क होता है, कभी कम निकलता है तो उनका कलर लाइट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, जिसको हम कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमने 2 हार्मोन लिखे थे, लेकिन यहाँ पर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं, ये सिंथेसिस इनकी कहाँ पर होती है? तो सिंथेसिस इनकी होती है हाइपोथैलेमस में, बनते हैं हाइपोथैलेमस से, निकलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, इसलिए इनको पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स कहा जाता है, ठीक है। बनेंगे कहां पर? बनते हैं कहां पर बच्चों? बनते हैं हाइपोथैलेमस में। भाई ये यहां पर हाइपोथैलेमस, ये इनफंडिबुलम के थ्रू कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था,
तो यहां पर कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस में होते हैं। ठीक है, अब ये जो हाइपोथैलेमस में जो न्यूरॉन्स होते हैं यहां पर, ये बेसिकली यहां पर इसके जो एक्सॉन होते हैं वो टर्मिनेट होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। कहां टर्मिनेट होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में टर्मिनेट होते हैं। और यहां पर ये हार्मोन स्टोर होते हैं और यहां से निकलते हैं। मतलब ये हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। ठीक है, कौन से हार्मोन हैं? कौन से हार्मोन हैं? तो देख सकते हैं आप, एक तो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो कि मेमोरी ग्लैंड पर काम करेगा, मिल्क इजेक्शन करवाता है। ऑक्सीटोसिन जो कि यूट्रस पे काम करता है और बर्थ हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि पार्चुरेशन में इसका बड़ा रोल होता है। और दूसरा हार्मोन है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है वो एक तो डायूरेसिस को रोकता है, मतलब ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन को रोकता है क्योंकि वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है किडनी में। ठीक है, ये किडनी में वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं क्योंकि ये ब्लड वेसल में कॉन्स्ट्रिक्शन भी करवाता है, इसलिए इसका नाम वैसोप्रेसिन भी है। तो ये किडनी पर मेनली काम करता है एडीएच। और किडनी में भी कहाँ पर मेनली काम करता है ये? एक तो डीसीटी वाले पार्ट में काम करता है, एक कलेक्टिंग डक्ट वाले पार्ट में काम करता है, और वहाँ पर एडीएच वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है बच्चों, तो ये था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। अब अपन बात करते हैं बच्चों एड्रीनल ग्लैंड की। दूसरी ग्लैंड पर आते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। देखिए एड्रीनल ग्लैंड की जब मैं बात करता हूं, एक तो नाम से ही समझ में आता है एड, और दूसरा रीनल। एड का मतलब क्या होता है? ऊपर। किसके ऊपर? रीनल मतलब किडनी। किडनी के ऊपर ये दो पिरामिड शेप की ग्लैंड्स होती हैं। यहाँ पर अगर आप पोजीशन देखेंगे ये इस पार्ट में होती हैं, मतलब आप एनलार्ज करके देखें तो ये किडनी के ऊपर आपको यहाँ पर पिरामिड शेप की दो ग्लैंड दिखाई दे रही होंगी। इसी को हम क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। ये है एड्रीनल ग्लैंड। और एड्रीनल ग्लैंड जो होती है यहाँ पर वन पेयर आपको दिखाई दे रही है। ये दो पार्ट में डिवाइड है, आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। यहाँ पर एड्रीनल ग्लैंड आपको दिखाई दे रही होगी। इसके दो पार्ट हैं। बाहर वाला पार्ट तो कॉर्टेक्स है, बाहर वाला पार्ट आप देखेंगे तो कॉर्टेक्स है। अंदर वाला पार्ट अगर आप देखेंगे तो मेडुला है। तो मैं कहता हूं इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि किडनी के ऊपर है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड कह रहे हैं यहाँ पर। और one pair of adrenal gland is present in the body of human being, located one at the anterior part of each kidney. हर किडनी के एंटीरियर पार्ट में ऊपर की तरफ जो है वन पेयर ग्लैंड है। ठीक है, इसके दो पार्ट, जैसा कि मैंने कहा आपको कि यहाँ पर द पेरिफेरल टिश्यू इज एड्रीनल कॉर्टेक्स, जो कि ओरिजिन में मीजोडर्मल होगा। ये जो पेरिफेरल पार्ट है ये कॉर्टेक्स है, इसको कट करके देख रहा हूँ मैं। और ये जो अंदर वाला पार्ट जो बचा ये मेडुला है, और मेडुला जो होता है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। बच्चों ओरिजिन इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि बाहर वाला पार्ट जो है कॉर्टेक्स वो मीजोडर्मल है, और अंदर वाला पार्ट जो है वो क्या है? वो मेडुला है। तो पहले मैं एड्रीनल कॉर्टेक्स की आपसे बात कर लेता हूं, फिर अपन एड्रीनल मेडुला की भी बात कर लेंगे। तो पहले अपन आ जाते हैं किस पर? एड्रीनल कॉर्टेक्स। चलिए, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स जैसा कि हमने कहा पेरिफेरल पार्ट है इस ग्लैंड का, और ये जो है यहाँ ओरिजिन क्या है इसकी? जल्दी बोलिए, अभी बताई थी पेरिफेरल पार्ट की ओरिजिन बताई है। एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल या एंडोडर्मल, क्या बताई थी? तो मीजोडर्मल ओरिजिन है इसकी। ठीक है, मीजोडर्मल ओरिजिन का है पेरिफेरल पार्ट जो है। और ये जो पेरिफेरल पार्ट है ये तीन पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट्स में डिवाइड है बच्चों। 3 लेयर्स हैं एक्चुअली इसकी। द आउटर मोस्ट, एक्चुअली ये जो होगा यहां पर इस तरह से, एक तो इसकी आउटर लेयर होगी, एक इसकी मिडल लेयर होगी, और एक इसकी इनर मोस्ट। ऐसे 3 लेयर में डिवाइड होगा। 3 लेयर में डिवाइड होगा। देखिए ये लेयर नंबर 1 हो गई, ये लेयर नंबर 2 हो गई, और ये लेयर नंबर 3 हो गई। तो 1 2 3 सबसे आउटर लेयर, ये आउटर लेयर है, ये मिडल लेयर है, और ये इनर मोस्ट लेयर है। आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा।
आउटर लेयर, मिडल लेयर इज नोन एज जोना फेसिकुलेटा और इनर मोस्ट लेयर इज जो है वो जोना रेटिकुलर। इसे जीएफआर से याद रखिए। आउटर टू इनर सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस पूछा हुआ है इसका बच्चों इंपॉर्टेंट कि आउटर टू इनर क्या सीक्वेंस होता है, तो हम जीएफआर याद रख लें। हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी जीएफआर पढ़ते ही हैं, यहाँ पर भी जीएफआर से याद रख लें। सबसे बाहर ग्लोमेरुलोसा, उसके अंदर फेसिकुलेटा, उसके अंदर रेटिकुलरिस, तो जीएफआर से याद रख सकते हैं आप यहाँ पर, ये इनका सीक्वेंस है। चलिए, तो द एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट मेनी हार्मोन्स कॉमनली कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स। देखिए, इनके जो हार्मोन्स होते हैं ना वो स्टीरॉयड नेचर के होते हैं। कैसे? स्टीरॉइड्स हैं, तो इनको हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। डिफरेंट टाइप के कॉर्टिकॉइड्स यहाँ से सीक्रेट होते हैं। जैसे यहाँ पर बात करते हैं, द एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट मेनी हार्मोन्स कॉल्ड कॉर्टिकॉइड, जो स्टीरॉइड्स हार्मोन्स हैं, जैसे जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा से जो कॉर्टिकॉइड निकलेंगे, कौन से कॉर्टिकॉइड निकलेंगे, जल्दी बताइए आंसर। जोना ग्लोमेरुलोसा से क्या निकलने वाला है बच्चों? बिल्कुल सही, जोना ग्लोमेरुलोसा से निकलने वाला है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। कौन सा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। फिर आती है जोना फेसिकुलेटा। बताइए भाई, जोना फेसिकुलेटा से क्या निकलने वाला है, कौन सा कॉर्टिकॉइड निकलने वाला है, जल्दी बोलिए। जोना फेसिकुलेटा से निकलने वाला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और तीसरा आपके सामने यहाँ पर है जोना रेटिकुलरिस। जल्दी फटाफट बता दीजिए, रेटिकुलरिस से क्या निकलने वाला है? जोना रेटिकुलरिस कौन सा स्टीरॉइड सीक्रेट करती है? तो ये सीक्रेट करती है सेक्स हार्मोन, या जिनको हम सेक्स कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह के स्टीरॉइड्स यहाँ से निकल रहे हैं। इनकी बात करते हैं, चलिए वन बाय वन। अगर मैं बात करूं सबसे पहले मिनरलोकॉर्टिकॉइड की, तो देखिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड कैटेगरी का जो मेजर हार्मोन है वो है एल्डोस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन है बच्चों? एल्डोस्टेरॉन। जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड कैटेगरी का मेजर हार्मोन यहां से सीक्रेट हो रहा है वो एल्डोस्टेरॉन है। और आपको एल्डोस्टेरॉन से एक्सक्रीटरी सिस्टम याद आ गया होगा कि यही एल्डोस्टेरॉन था जो डीसीटी में सोडियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर रहा था और पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर रहा था। तो यही एल्डोस्टेरॉन है बच्चों जो क्या करता है? मेंटेनेंस ऑफ, ये मेंटेनेंस ऑफ किसमें? इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट, इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट के मेंटेनेंस में हेल्प करता है बच्चों। मतलब ये सोडियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है और साथ ही साथ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को भी मेंटेन करता है, क्योंकि जब सोडियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी तो इंक्रीज होगा। तो बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम को भी मेंटेन कर रहा है, साथ ही साथ ऑस्मोटिक प्रेशर को भी रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर बॉडी ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट कर रहा है। भाई सारे फंक्शन उसी से रिलेटेड हैं कि सोडियम का एब्जॉर्प्शन करवाता है ये डीसीटी में। ठीक है, अब सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, तो उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो प्रेशर को, वॉल्यूम को, सभी को जो है रेगुलेट कर रहा है। और नोट की एक बात, एल्डोस्टेरॉन नॉट ओनली रिटेन सोडियम बट ऑल्सो प्रमोट द एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम विच इज एक्यूमुलेटेड, विच इफ एक्यूमुलेटेड इज हार्मफुल। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर ये केवल सोडियम के एब्जॉर्प्शन को नहीं बढ़ा रहा, वो तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन जैसा कि मैं आपसे स्टार्टिंग से कह रहा था कि सोडियम के एब्जॉर्प्शन के साथ साथ ये पोटेशियम के एक्सक्रीशन को भी प्रमोट करता है। पोटेशियम को बॉडी से बाहर भी निकलवाता है, क्योंकि इसको बाहर निकलवाना जरूरी है, क्योंकि अगर पोटेशियम ज़्यादा हो जाए तो ये टॉक्सिक इफेक्ट जनरेट कर सकता है। इसलिए यहाँ लिखा है कि अगर इसकी एक्सेस हो जाए तो वो हार्मफुल हो जाता है, किसकी? पोटेशियम की। इसलिए एल्डोस्टेरॉन हमारे लिए जरूरी है, ना केवल सोडियम को एब्जॉर्ब करने में बल्कि पोटेशियम को निकलवाने के लिए भी जरूरी है। रिमूवल ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स और डिसीज दैट प्रिवेंट सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन कैन किल अ पर्सन। मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स को अगर हम रिमूव कर दें या कोई एड्रिनल कॉर्टेक्स में कोई डिसीज हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो इससे क्या होगा? एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन नहीं होगा, पर्सन की डेथ हो सकती है। और इस डेथ होने का एक कारण है कि पोटेशियम बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगेगा, तो उस कारण से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। यहाँ पर बात करते हैं बच्चों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का जो मेजर हार्मोन है वो है कॉर्टिसोल।
इस कैटेगरी का मेजर हार्मोन कौन सा है? कॉर्टिसोल जो है यहाँ पर मेन हार्मोन है। और क्या करता है कॉर्टिसोल? चलिए देखते हैं। द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर दी लाइफ सेविंग हार्मोन कहा जाता है भाई, जीवन रक्षक हार्मोन है, लाइफ सेविंग हार्मोन है। ये जिंदा रहने के लिए बड़े जरूरी है, जिंदा रहने के लिए ये हमारी लाइफ को सेव करने का काम करते हैं। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन, ये इन्वॉल्व होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एंड सप्रेस द इम्यून एंड ऑर्गन रिस्पॉन्स। तो भाई एंटी इन्फ्लेमेटरी है पहली बात, तो एंटी हिस्टामाइन है असल में। इन्फ्लेमेशन आपको पता होगा किसकी वजह से होता है? हिस्टामिन की वजह से होता है। तो ये एंटी हिस्टामिन है एक तरह से, जो कि इन्फ्लेमेशन को रोकता है। और एंटी एलर्जिक भी है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखता है। अगर ये ना हो तो इम्यून सिस्टम जरूरत से ज़्यादा काम करेगा, और आपको पता ही है कि जब इम्यून सिस्टम जरूरत से ज़्यादा काम करता है तो हाइपर सेंसिटिविटी मतलब एलर्जी हो जाती है। इसके साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर ये देखिए, इन्फ्लेमेशन वगैरह, एलर्जी वगैरह में ये एंटी इन्फ्लेमेशन, एंटी एलर्जी का काम करता है यहाँ पर। साथ ही साथ कॉर्टिसोल स्टिमुलेट दी आरबीसी प्रोडक्शन, ये आरबीसी को स्टिमुलेट करता है, आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, आरबीसी ज़्यादा से ज़्यादा बनवाता है, आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन को ये कम करने का काम करता है। एरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी प्रोडक्शन मतलब एरिथ्रोपोइसिस, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करेगा। बात करते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स की बच्चों। जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन में जैसे कि एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, इनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाता है ये, ठीक है, इसलिए इसको सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का नाम दिया गया है। अच्छा, इनसे होने वाली कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि भाई एडिसन्स डिसीज, देखिए एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स की अगर मैं बात करूं तो एडिसन्स डिसीज होती है। एडिसन्स डिसीज जो होती है हाइपोसिक्रीशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, जो कि हाइपोसिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, मेनली जो एल्डोस्टेरॉन होता है उसके हाइपोसिक्रीशन से होने वाली जो डिसऑर्डर है, उस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? एडिसन्स डिसीज का नाम दिया गया है। हालांकि इसमें कॉर्टिसोल भी कम होता है, बट मेजर डेफिशिएंसी इसमें जो होती है वो किसकी होती है? एल्डोस्टेरॉन की होती है। चलिए बच्चों, अब अपन बात करते हैं एड्रीनल मेडुला के बारे में। नेक्स्ट आते हैं एड्रीनल मेडुला। तो भाई एड्रीनल मेडुला क्या है? आपको पता है, इनर पार्ट जो है वो एड्रीनल मेडुला एक्टोडर्मल ओरिजिन है। इसके दो हार्मोन्स होते हैं, दो हार्मोन सीक्रेट करेगा। पहला हार्मोन आपके सामने एड्रीनेलिन और एपिनेफ्रिन, और दूसरा हार्मोन है नॉर एड्रीनेलिन या नॉर एपिनेफ्रिन जिसको हम कहते हैं। और इन दोनों हार्मोन्स को मिलाकर बच्चों क्या बोला जाता है? ये जो दोनों हार्मोन्स हैं दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड कैटेकोलामाइंस। इनको हम कैटेकोलामाइंस भी कहते हैं, इनको हम इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। इमरजेंसी कंडीशन में निकलते हैं, इसलिए हम इनको इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन में सीक्रेट होते हैं, इसलिए हम इनको इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। हार्मोन्स ऑफ फाइट फ्लाइट भी कहते हैं। वही इमरजेंसी वाली बात, फाइट और फ्लाइट जो होगी, जब इमरजेंसी कंडीशन होगी तब बॉडी को प्रिपेयर करना है, तो उस बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए ये हेल्प करते हैं। तो इसलिए हमने कहा फाइट फ्लाइट की कंडीशन में भी निकलते हैं ये। फाइट और फ्लाइट, झगड़ा हो गया किसी से या फिर हमें फ्लाई करना है, भागना है, उड़ना है, ठीक है, उस कंडीशन में निकलते हैं। स्ट्रेस की कंडीशन में रिलीज होते हैं और हमारी बॉडी को उससे प्रिपेयर होने के लिए, उससे लड़ने के लिए तैयार करते हैं उस कंडीशन से। इमरजेंसी हार्मोन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम इनको इसलिए क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन्स का भी नाम दिया गया है। एड्रीनेलिन एंड नॉर एड्रीनेलिन, ये जो दो हार्मोन्स की हम बात कर रहे हैं, एक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या क्या वर्क करते हैं यहाँ पर? तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम करते हैं बच्चों। सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम करेंगे और सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम करके ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, ये हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं। ब्लड प्रेशर हार्ट बीट को बढ़ाने का काम करते हैं। आपको ये दिल सा एक दिखाई दे रहा होगा, ये दिल नहीं है, ये हार्ट है, ठीक है ना, ठीक है। वो इस तरीके से बनाए जिससे आपको याद रह जाए, ठीक है, क्योंकि हार्ट से ज़्यादा दिल समझ में आता है आपको, इसलिए बनाया हुआ है यहाँ पर।
तो यहां पर ये इंक्रीज हार्ट बीट, देखिए हार्ट बीट क्या हो गई है, यहां पर इंक्रीज हो चुकी है। तो ये हार्ट बीट को क्या कर देते हैं, हार्ट रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इसके साथ ही साथ इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को भी बच्चों क्या कर देते हैं, ये ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर देते हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम पे इनका वर्क होता है। साथ ही साथ इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, भाई कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको मान लीजिए कोई भी चीज़ ज़रूरत है, अगर आपको फाइट फ्लाइट की ज़रूरत है, आपको भागना है, इमरजेंसी कंडीशन है आपके साथ, तो आपको ब्लड भी तो ज़्यादा चाहिए। ये सारी कंडीशन वही है। मान लीजिए कि एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन के फंक्शन आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे आपके सामने शेर आ गया, अब जो जो होगा किसके साथ, शेर के साथ नहीं, आपके साथ जो होगा, शेरो शायरी वाला शेर नहीं, असली का शेर आ गया, तो आपके साथ जो होगा वो सब ये करवाएंगे। क्या क्या होगा सोच के देखिए, आपकी हार्ट बीट जो है बढ़ जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप भागने का आपको मौका मिले तो आप भाग सकते हो, तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा ब्लड चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो शेर अगर आपके सामने आ गया तो आपके साथ जो भी होगा वो समझ लीजिए कि इन हार्मोन ने करवाया है। सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्या होगा वो अपन यहाँ पर देख चुके हैं। इधर रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाएगी, भाई रेस्पिरेटरी रेट भी तो बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा जो है आपके सामने शेर आ गया तो आप खुद ही देख लीजिए क्या क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। दे इंक्रीज हार्ट एक्टिविटी लीडिंग टू ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ दीज हार्मोन ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, प्रोटीन एंड फैट। भाई सब कुछ टूटने लगा बॉडी का, ग्लाइकोजन भी टूटा, प्रोटीन भी टूटा, फैट भी टूटा, और सब कुछ टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगा। ग्लूकोज में क्यों कन्वर्ट होने लगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अगर आपको भागना पड़े तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर, ठीक है। अगर नहीं तो एनर्जी बचा के क्या करोगे, अल्टीमेटली वो एनर्जी तो शेर के अंदर ही जाने वाली है अगर शेर खा गया तो जो बचने का तरीका है उसके लिए जो चीज़ें चाहिए आपको वो सारी चीज़ें, ग्लाइकोजन भी टूट के ग्लूकोज बन रहा है, प्रोटीन भी टूट के ग्लूकोज बन रहा है, फैट भी टूट के ग्लूकोज बन रहा है, ले लो ग्लूकोज पूरा अपना और बोले भाग लो यहाँ से। तो मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब ग्लाइकोजन टूटेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, मतलब प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज बनेगा। तो मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, हाई हो जाएगा। इट ऑल्सो इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, वही बात जो मैं अभी आपसे कर रहा था, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा। दे इंक्रीज अलर्टनेस, भाई ये अलर्टनेस को, शेर आया आपकी अलर्टनेस भी इंक्रीज हो गई। प्यूपिलरी डायलेशन, प्यूपिल भी डायलेट हो गया। पाइलो इरेक्शन मतलब गूज बम्स आ गए, पाइलो इरेक्शन हो गया मतलब क्या हो गए, गूज बम्स आ गए। यहाँ पे जो हेयर रूट पे मसल्स होते हैं, रेक्टर पाइली मसल्स आपको पता होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पाइलो इरेक्शन होता है, स्वेटिंग होने लगती है। डायलेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स, जो हमारे ब्रोंकियोल्स होते हैं वो डायलेट होने लगते हैं, फैलने लगते हैं, ठीक है। शेर आ गया, क्या क्या होगा वो आप सारी चीजें देख लीजिए। ये देखिए गूज बम्स हो गए, अलर्टनेस हो गई, प्यूपिलरी डायलेशन हो गया, ये सारी बातें यहां पर आपको दिखाई दे रही होंगी। इनवॉलेंट्री इरेक्शन ऑफ हेयर्स ऑन स्किन, मतलब वही गूज बम्स आना, पाइलो इरेक्शन वाली ही बात है, ये गूज बम्स आ गए, इरेक्टर पाइली मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए, जिसको अपन सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, ठीक है। ये देखिए स्वेटिंग हो रही है। तो कहने का मतलब ये है यहां पर कि जो भी कंडीशन शेर के आने पे होने वाली है, किसके साथ, शेर के साथ नहीं, आपके साथ, या जिसके सामने शेर आया उसके साथ, वो सारा एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन करवाएगा, मतलब एड्रीनल मेडुला के हार्मोन करवाएंगे, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं। बस यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जब अपन फ्लो में बात करते हैं तो हम कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ गई, बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, मेटाबॉलिज्म बढ़ गई, ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, पाइलो इरेक्शन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर का हम बोल देते हैं कॉन्ट्रैक्शन हो गया। नहीं, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, शेर इतना पास नहीं आया कि यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। अभी यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, यूरिनरी ब्लैडर इस कंडीशन में रिलैक्स रहेगा, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के सीक्रेशन रुक जाएंगे, यहाँ पे माउथ ड्राई हो जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल के सीक्रेशन का कोई काम ही नहीं है भाई, माउथ ड्राई हो जाएगा। हमारा सलाइवा थोड़ी निकलेगा, सलाइवा तो शेर का निकलेगा ना, हमारा सलाइवा क्यों निकलेगा? ऐसा थोड़ी है कि शेर आ गया बोले वाह मुंह में पानी आ गया, हमारे शेर मिलेगा खाने को। अरे भाई वो सलाइवा उसका बढ़ेगा, हमारा तो कम होगा, जिसके सामने आया उसका
सलाइवा कम होगा, एलिमेंट्री कैनाल की पेरिस्टाल्सिस सीक्रेशन सारे कम हो जाएंगे। और कम होने का रीज़न यही है, कम होने का रीज़न यही है कि यहाँ पर अब आपको एलिमेंट्री कैनाल की अभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। बॉडी दूसरे डायमेंशन में काम कर रही है, बॉडी माइंड दूसरे डायमेंशन में काम कर रहा है। तो इस कारण से यहाँ पर जो भी चीज़ें शेयर के आने पे होंगी वो सब होंगी एक्सेप्ट यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन। यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं थायराइड ग्लैंड पे। द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होती है, देखिए बच्चों, ये कहां पर होती है, हमारे नेक में, यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी, यहां दिखाई दे रही है, यहां नहीं दिखाई देगी, यहां दिखाई देगी। ये आपको नेक में दिखाई दे रही है, ये नेक पोजीशन पे ये है थायराइड ग्लैंड। इसको एनलार्ज करके जब हम देखते हैं तो एनलार्जमेंट के, अगर आप एनलार्ज करके देखेंगे कुछ इस तरह से बाइलोब्ड दिखाई दे रही होगी, 2 लोब्स की बनी होती है यहाँ पर। ये देखिए कुछ इस तरह से, यहाँ पर लैरिंक्स हो गया, ये ट्रेकिया हो गई, ट्रेकिया के दोनों तरफ 2 लोब्स हैं और बीच में ये जो लोब जिस स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए जल्दी फटाफट। बोथ लोब्स रिमेन्स कनेक्टेड विथ, दे आर कनेक्टेड थ्रू, ये दोनों लोब्स किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, याद करिए बच्चों, इस्थमस। याद आया कुछ, इस्थमस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो ये है थायराइड ग्लैंड। यहाँ पे राइट थायराइड ग्लैंड, लेफ्ट थायराइड ग्लैंड बाइलोब्ड है और बीच में ये जो पार्ट है जिसके थ्रू ये कनेक्ट हो रही है उसको हम इस्थमस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर की होती है। कलर कौन सा होता है, रेडिश ब्राउन। अच्छा, इसमें ये जो छोटी छोटी सी चिपकी हुई है ना, ये पैराथायरॉइड है ना, जिनके बारे में अपन आगे बात करेंगे। ये पैराथायरॉइड है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ये जो होती है बटरफ्लाई शेप्ड होती है, भाई तितली के जैसी दिखाई दे रही होगी आपको, बटरफ्लाई शेप है। एच शेप्ड भी कहते हैं इसको, बटरफ्लाई शेप्ड भी कहते हैं इसको। ये जो होती है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है जैसा कि मैंने बताया। और ये जो दोनों लोब्स होते हैं, बोथ लोब्स जो होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, इस्थमस से। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसका, ये पार्ट इस्थमस है। ये क्या है, इस्थमस है, जो इसका नॉन एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। नॉन एंडोक्राइन पार्ट का मतलब इस्थमस वाले पार्ट से कोई भी हार्मोन का सीक्रेशन नहीं होता। हार्मोन का सीक्रेशन होता है इन लोब्स से, और इन लोब्स में फॉलिकल्स होते हैं, कई सारी फॉलिकुलर सेल्स होती हैं। ऐसे ये जो लोब्स होते हैं ये फॉलिकल्स से मिलकर बनते हैं, जिनको हम थायराइड फॉलिकल्स कहते हैं। और यही थायराइड फॉलिकल्स जो होते हैं इनकी सेल्स होती हैं फॉलिकुलर सेल्स, और यही फॉलिकुलर सेल्स हार्मोन सीक्रेट करती हैं। और कुछ सेल्स यहाँ पर ऐसी भी हैं, कुछ सेल्स यहाँ पर ऐसी भी हैं जो इन फॉलिकल्स के बाहर भी होती हैं, और जो फॉलिकल्स के बाहर होती हैं इनको हम पैराफॉलिकुलर सेल्स कहते हैं, और ये भी हार्मोन सीक्रेट करती हैं। कौन कौन से हार्मोन कौन सीक्रेट करेगा, चलिए देखते हैं। फॉलिकुलर सेल्स 2 हार्मोन सीक्रेट करती हैं। एक तो ये सीक्रेट करती है T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन, और दूसरा ये सीक्रेट करती है T4 दैट इज टेट्रा आयोडोथायरोनिन, या इसी को ही हम थायरोक्सिन कहते हैं। T3 और T4 सीक्रेट करती है। T3 इज मोर एक्टिव देन T4, T3 की एक्टिवनेस ज्यादा होती है T4 से। अब ये ठीक है, ये फॉलिकुलर सेल से निकलते हैं और ये फॉलिकल में स्टोर भी होते हैं कुछ समय के लिए, और क्योंकि यही एक एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी है जो अपने हार्मोन को स्टोर करती है कुछ समय के लिए, ठीक है। अदरवाइज हार्मोन इन जनरल स्टोर नहीं होते, लेकिन ये हार्मोन स्टोर होते हैं इनके फॉलिकल्स में। तो यहाँ पर T3 और T4 जो होते हैं आप नाम से समझ सकते हैं, एक तो है ट्राई आयोडोथायरोनिन, एक है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। मतलब दोनों की सिंथेसिस के लिए हमें आयोडीन की जरूरत पड़ती है। इसलिए जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड का फंक्शनिंग जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि T3 और T4 प्रॉपर नहीं बनते। तो इस कारण से थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी भी बॉडी में देखने को मिलती है अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो। उसका रीजन यही है कि थायराइड के जो हार्मोन्स होते हैं T3 और T4, ये जो हार्मोन्स होते हैं T3 T4, इनको सिंथेसिस के लिए किसकी जरूरत है, आयोडीन की जरूरत है। इसलिए बोलते हैं आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए, टीवी में ऐड आता है ना, वो यही रीजन है। तो अगर ये T3 T4 ये करते क्या है भाई, बात करें इनके फंक्शन क्या है, क्या क्या काम करेंगे ये। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ये जो होते हैं ये भी डायबेटोजेनिक इफेक्ट दिखाते हैं। जहां पर भी आपको आ जाए ना डायबेटोजेनिक इफेक्ट, डायबेटोजेनिक का मतलब होता है जो ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाए।
जैसे ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट भी कैसा था, डायबेटोजेनिक। डायबेटोजेनिक का मतलब ये नहीं कि उसने डायबिटीज करी दी, डायबेटोजेनिक इफेक्ट का मतलब है जो भी हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाए उनको डायबेटोजेनिक कहते हैं। तो ये डायबेटोजेनिक इफेक्ट दिखाते हैं। ये जो होते हैं ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ से रिलेटेड है बच्चों, और ग्रोथ में ध्यान रखिएगा ये फिजिकल ग्रोथ भी करवाते हैं, ये मेंटल ग्रोथ भी करवाते हैं, और ये सेक्सुअल ग्रोथ भी करवाते हैं। ये फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल तीनों तरह की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हमने ग्रोथ हार्मोन पढ़ा था उससे अलग है ये। ग्रोथ हार्मोन केवल फिजिकल ग्रोथ था, ये फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ जो है तीनों से रिलेटेड है। साथ ही साथ ये बीएमआर जो बॉडी की बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। बॉडी यहाँ के साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल, रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बॉडी की मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ये जो होते हैं आरबीसी प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं, और ये बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाने में भी हेल्प करते हैं। तो बॉडी के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये T3, T4 जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं। और थायराइड ग्लैंड की कौन सी सेल से निकलते हैं बोलिए बच्चों, तो फॉलिकुलर सेल से निकलते हैं। ठीक है, अब इनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए या सीक्रेशन ज्यादा हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए या सीक्रेशन ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, पहले मैं बात कर लेता हूं हाइपोसीक्रेशन की। हाइपोसीक्रेशन मतलब इनका सीक्रेशन कम हो गया बच्चों। तो हाइपोसीक्रेशन से एक तो मैं कहता हूं क्रेटिनिज्म हो जाती है। क्रेटिनिज्म, अगर चाइल्डहुड में इनका सीक्रेशन कम हो गया तो कौन सी डिसीज होगी, क्रेटिनिज्म, जिससे फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल तीनों तरह की ग्रोथ रिटार्डेड होंगी। ठीक है, तो ये कहलाती है क्रेटिनिज्म। ठीक है, क्रेटिनिज्म में जो होता है वो चाइल्डहुड में डेफिशिएंसी हो जाए। एडल्ट में अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो हम कहते हैं मिक्सोडीमा हो जाएगी या गल्स डिसीज हो जाएगी। एडल्ट में डेफिशिएंसी होगी तो मिक्सोडीमा या गल्स डिसीज होगी। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी का एक रीजन और है, इसकी डेफिशिएंसी से सिंपल गॉइटर भी होता है। लेकिन सिंपल गॉइटर हम तब कहते हैं अगर इनकी डेफिशिएंसी हुई है बिकॉज ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी। अगर इनकी डेफिशिएंसी आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण हुई है तो हम इसको सिंपल गॉइटर कह देंगे। अब होता क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर इसकी जो मैकेनिज्म है ना, उसमें सिंपल गॉइटर में आपने देखा होगा नेक बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है उससे निकलता है TSH। TSH किसको स्टिमुलेट करता है, थायराइड को। TSH किससे निकला, एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH निकला। TSH से क्या निकले, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, जिससे क्या निकला, T3 एंड T4। जब T3 और T4 एक लिमिट से ज्यादा हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, TSH के लिए नेगेटिव फीडबैक जनरेट करते हैं कि भाई TSH का निकलना बंद हो जाए और थायराइड को जो स्टिमुलेशन मिल रहा था वो कम हो जाए। लेकिन अब बात करें सिंपल गॉइटर की, समझिएगा। सिंपल गॉइटर में हमने कहा कि आयोडीन कम हो गया तो क्या T3 T4 भी नहीं बन पा रहे होंगे, T3 T4 भी कम हो गए, तो क्या ये T3 T4 एंटीरियर पिट्यूटरी को TSH के लिए नेगेटिव फीडबैक देंगे कि TSH का निकलना रोको, नहीं देंगे। कंटिन्यूअसली TSH निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, किसको स्टिमुलेट करता जाएगा, थायराइड को स्टिमुलेट करता जाएगा कि T3 T4 बनाओ बनाओ। लेकिन थायराइड की मजबूरी है, कहां से बनाए, आयोडीन ही नहीं है। तो इसके ओवर स्टिमुलेशन के कारण ये थायराइड ग्लैंड ज्यादा एफर्ट लगाने के चक्कर में बड़ी हो जाती है, जिसको अपन घेंगा कहते हैं, गलगंड भी कहते हैं इसको, गॉइटर को, वही है। ठीक है, तो ये तो रही बच्चों हाइपोसीक्रेशन वाली बात। अब मैं आपसे करता हूं हाइपर सीक्रेशन। अगर इसके हार्मोन का हाइपर सीक्रेशन हो जाए बच्चों तो हाइपर सीक्रेशन से होती है एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर। कौन सी गॉइटर होती है, एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर, या इसको ग्रेव्स डिसीज कहते हैं।
एक्सोप्थेल्मिक गोइटर या ग्रेव्स डिसीज हो जाती है, जिसमें बॉडी का बीएमआर, भाई बीएमआर को रेगुलेट करती है बेसल मेटाबॉलिक रेट को, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा हो गया तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। बॉडी वेट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है इसमें। प्रोट्रूडिंग आईज, आईज एकदम बाहर की तरफ ऐसी निकल के दिखने लगती है, बिल्कुल ऐसे कि आंख से बिल्कुल निकल के बाहर आ जाएगी स्कल से, इस तरह की प्रोट्रूडिंग आईज, ये इसका मेजर कैरेक्टर होते हैं किसके, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर और ग्रेव्स डिसीज के। फिर बच्चों बात करते हैं कैल्सीटोनिन, इसकी पैराफोलिकुलर सेल्स भी थी जो सीक्रेट करती हैं कैल्सीटोनिन। भाई दो तरह की सेल्स पड़ी थी, फॉलिकुलर और पैराफोलिकुलर, तो पैराफोलिकुलर सेल्स क्या सीक्रेट करती है, या सी सेल्स कहते हैं टीसीटी, जिनको हम कहते हैं थायरोकैल्सीटोनिन। टीसीटी सीक्रेट करती है थायरोकैल्सीटोनिन। ये देखिए ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये बीच में पैराफोलिकुलर सेल्स आपको दिखेंगी, ये सीक्रेट करती हैं थायरोकैल्सीटोनिन। और थायरोकैल्सीटोनिन इज हाइपोकैल्सेमिक, कैसा होता है, हाइपोकैल्सेमिक होता है, मतलब ब्लड में कैल्शियम को कम करता है, क्योंकि ये ब्लड के कैल्शियम को ले जाके डिपॉजिट करवा देता है बोन पे। तो जब ब्लड का कैल्शियम किस पे डिपॉजिट हो गया, जब ब्लड का जो कैल्शियम था अगर ये बोन पर डिपॉजिट हो गया तो ब्लड में कैल्शियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हाइपोकैल्सेमिक इफेक्ट इसका कहते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं बच्चों यहाँ पर पैराथायरॉइड ग्लैंड की। नेक्स्ट ग्लैंड हमारे सामने कौन सी है, पैराथायरॉइड। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड पे आते हैं बच्चों। ये जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है आपको दिख रही होगी यहाँ पर, थायरॉइड के डॉर्सल साइड पर ये चार छोटी छोटी ग्लैंड होती हैं जिनको हम कहते हैं पैरा। अगर आप थायराइड को ऐसे पलटा के देखेंगे जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, ठीक है, तो हमको चार ग्लैंड मिलेगी जो क्या है, पैराथायरॉइड ग्लैंड से, ठीक है। और फंक्शंस ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन, तो इसके हार्मोन्स का, तो ये जो ग्लैंड होती है इसके हार्मोन्स को बच्चों, ये जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है इसके हार्मोन्स को हम कहते हैं पैराथॉर्मोन। क्या कहते हैं, पैराथॉर्मोन या पीटीएच कहते हैं, पैराथॉर्मोन। या इसके लिए एक टर्म और दिया जाता है कॉलिप्स हार्मोन, भी यही है, पैराथॉर्मोन, पीटीएच या कॉलिप्स हार्मोन। क्या करते हैं ये, क्या काम है इनका, तो इनका काम वही है जो आपको दिखाई दे रहा है, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा देते हैं, मतलब हाइपर कैल्शियमिक है। टीसीटी तो क्या था, थायरोकैल्सीटोनिन, वो तो था हाइपोकैल्सीमिक, ये है हाइपर कैल्सीमिक। तो ये जो होता है ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, बोन से कैल्शियम को निकालेंगे और ब्लड में ले जाएंगे, बोन से कैल्शियम को निकालेंगे और ब्लड में ले जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये बोन के कैल्शियम को ब्लड में ले जाते हैं। साथ ही साथ ये इंटेस्टाइन में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के साथ ये इंटेस्टाइन से कैल्शियम को क्या करते हैं, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। तो जब एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे तो अगेन बात वही है कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा, बोन से कैल्शियम निकलेगा तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा। तो ये हर वो काम करते हैं जिससे कि ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाया जा सके, ठीक है। अगर इनका हाइपर सीक्रेशन हो जाए, क्या हो जाए, हाइपर सीक्रेशन, तो जैसा कि आपने देखा ये बोन से ब्लड कैल्शियम को ज़्यादा निकालते हैं, तो कैल्शियम को तो बोन से निकाल के ये क्या कर देंगे, कैल्शियम को कंटिन्यूसली बोन से निकालते रहेंगे और बोन तो खोखली कर देंगे, ये हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा और डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन हो जाएगा। ब्लड में तो कैल्शियम ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा लेकिन बोन तो डीकैल्सिफाइड हो जाएगी। बोन की इसको कहते हैं, यहाँ पर बोन्स जो होगी वो डीकैल्सिफाइड हो जाएगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है, या ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, इससे अपन कह सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, जिसमें कि हड्डी से कैल्शियम निकल के हड्डियों में छेद हो जाएंगे, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। इसके बाद बच्चों बात करते हैं हाइपोसीक्रेशन। क्या हो गया, हाइपोसीक्रेशन हो गया। तो अगर हाइपोसीक्रेशन हो गया तो क्या होगा, हाइपोसीक्रेशन हो गया तो ब्लड का कैल्शियम तो बोन पे डिपॉजिट हो ही रहा है, तो ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा,
जाएगा, और हाइपोकैल्सीमिया और ब्लड में कैल्शियम कम होने से टिटेनी हो जाती है। क्या हो जाता है? टिटेनी हो जाती है, जिसको अपन कहेंगे पैराथायरॉयड टिटेनी, पैराथायरॉयड टिटेनी। तो अगर इनका सीक्रेशन कम हो गया तो क्या हो जाएगी? पैराथायरॉयड टिटेनी। और सीक्रेशन ज्यादा हो गया तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। क्लियर है इतनी बात? तो ये है बच्चों, ये थी पैराथायरॉयड ग्लैंड। हेलो बच्चों, तो अब अपन बात करते हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में। तो थाइमस ग्लैंड कहां पर होती है भाई? थाइमस ग्लैंड आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी बच्चों, ये थाइमस ग्लैंड है। तो थाइमस ग्लैंड की पोजीशन ये जो होती है, थाइमस ग्लैंड इज अ लोब्यूलर स्ट्रक्चर लोकेटेड जस्ट अबव द हार्ट एंड द एओर्टा अंडरनीथ द ब्रेस्ट बोन। मतलब जो हमारी ब्रेस्ट बोन है, ब्रेस्ट बोन कौन सी? स्टर्नम, स्टर्नम के जस्ट नीचे की तरफ है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो यहां पर जो है थाइमस ग्लैंड होगी वो यहां पर होगी, ये आपको दिखाई दे रही है यहां पर, ये थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड जो होती है बच्चों यहां पर, दिस ग्लैंड प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन करती है बच्चों? तो इसका रीजन ये है कि ये टी लिम्फोसाइट, आप सभी जानते हैं, आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ा हुआ है, टी लिम्फोसाइट जो है उसके मैच्योरेशन के लिए साइट प्रोवाइड करती है, इसलिए हम इसको ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। और इट सीक्रेट पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन्स। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? थाइमोसिन सीक्रेट करती है। और थाइमोसिन्स प्ले अ मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं उनके मैच्योरेशन की साइट प्रोवाइड करेगी ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, जैसा कि मैंने कहा। और आप जानते हैं टी लिम्फोसाइट जो होती है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और यहां पर यही टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को भी एक्टिवेट करती है, और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इनडायरेक्टली ये ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और डायरेक्टली ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या सीएमआई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इनडायरेक्टली एएमआई या ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बात करते हैं बच्चों थाइमस ग्लैंड इन एडल्ट। अब आप एडल्ट में थाइमस ग्लैंड देख सकते हैं, साइज देखिए इसका। अभी हमने थाइमस ग्लैंड को बहुत बढ़िया हंसता खेलता हष्टपुष्ट बनाया था। अब देखिए यहां पर थाइमस ग्लैंड आप देख सकते हैं कि थाइमस ग्लैंड जो है बहुत छोटी हो चुकी है, बर्थ के टाइम पर स्मॉल होती है, बर्थ के टाइम पर स्मॉल होती है, और ड्यूरिंग प्यूबर्टी, अगर चाइल्डहुड से लेकर बात करें प्यूबर्टी तक, ये कंटिन्यूसली साइज में इंक्रीज होती रहती है, और एडल्टहुड में ये श्रिंक हो जाती है, एडल्टहुड में श्रिंक हो जाती है टू इट्स साइज एज बर्थ। मतलब जो बर्थ पे साइज था लगभग इसका वही साइज आ जाता है। इसलिए ओल्ड एज की पर्सन की जो इम्यूनिटी होती है वो भी कम होती है, उसका एक रीजन ये भी है। तो इन ओल्ड पर्सन थाइमस ग्लैंड इज डिजेनरेटेड रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। भाई थाइमोसिन कम होगा तो इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है इम्यून सिस्टम से लेकर रिलेटेड है। दस इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड people becomes weak which is often said to be the cause of process of aging। ठीक है, चलिए बच्चों अब अपन बात करते हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में। भाई एक बहुत ही बेहतरीन ग्लैंड पीनियल ग्लैंड, जिसको हम थर्ड वेस्टिजियल आई भी कहते हैं, थर्ड वेस्टिजियल आई कहते हैं पीनियल ग्लैंड को। और ये जो पीनियल ग्लैंड होती है, जो हमारा डायनसेफेलॉन का एपिथैलेमस है, डायनसेफेलॉन का जो एपिथैलेमस है यहां से अटैच होती है ये पीनियल बॉडी, और इसको हम क्या बोलते हैं? पीनियल ग्लैंड कहते हैं। इसको हम वेस्टिजियल थर्ड आई भी कहते हैं। यहां पर होती है इसके अंदर, जो शंकर भगवान में एक्टिव थी ना, वही वेस्टिजियल थर्ड आई कौन सी है? पीनियल ग्लैंड है। और पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन, यहां से जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसका नाम है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट करती है ये पीनियल ग्लैंड, और मेलेटोनिन हार्मोन डिफरेंट फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, इस ग्लैंड में ध्यान रखिएगा, ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है इसका मेजर फंक्शन जो है वो तो बायोलॉजिकल क्लॉक का है, मतलब रेगुलेशन ऑफ ट्वेंटी-4 आवर्स सर्केडियन रिदम या डायर्नल रिदम,
और इसको हम कह सकते हैं स्लीप वैक साइकिल। स्लीप वैक साइकिल मतलब ये इसका इंपॉर्टेंट मेजर फंक्शन है। ये क्या होता है कि ये इसको 24 ये बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं अपन। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसको 24 आवर्स का सेंस है। जो हमारी साइकिल चलती है 24 आवर्स की, कब सोना है, कब जगना है, कब हमें भूख लगनी है, होता है ना, हमारी एक हैबिट बन जाती है। अगर जैसे आप 5 बजे के आसपास उठते हैं डेली, तो अभी आप अलार्म नहीं भी लगाएंगे तब भी उसके आसपास आपकी नींद जरूर खुल जाएगी। अगर आपको रात को 10 बजे नींद आती है तो 10 जैसे ही बजेंगे, भले ही आपने घड़ी देखी हो या ना देखी हो, आपको 10 बजे के आसपास नींद आने लगेगी। ऐसा नहीं कि हमने 2 बजे तक घड़ी नहीं देखी रात को तो बोले अरे घड़ी देखना भूल गए थे तो नींद ही नहीं आई, ऐसा नहीं होता। हमारी क्लॉक सेट हो चुकी है, उसमें पीनियल ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर किसी को सुबह 8 बजे भूख लगती है तो उठने के बाद 8 बजे भूख लग रही है, तो मतलब क्या है कि वो पीनियल, उसने अगर घड़ी नहीं भी देखी तब भी उसको उस टाइम के आसपास भूख लग आएगी। किसी को दिन के 12 बजे ही खाने की आदत है तो 12 बजे के आसपास ही भूख लगेगी। तो एक हमारी हैबिट, एक हमारी साइकिल जो है वो रेगुलेट हो चुकी है, बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह ये काम करती है, इन हैबिट्स को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। इसको दिन और रात का पता होता है, इसलिए अगर आपको डिस्टर्ब करना है ना, अगर 30, 40, 50 डेज अगर आप अंधेरी गुफा में रह लेंगे तो गुफा में रहने पर क्या होगा, ये ग्लैंड पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी, आप प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आपका सारा रूटीन बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ जाएगा? उसका रीजन ये है कि वहां पर पीनियल ग्लैंड जो है उसकी मैकेनिज्म खराब हो गई, क्योंकि आप तो कंटिन्यूअसली डार्क में रह रहे थे ना, तो उसको पता ही नहीं चला। अगर पीनियल ग्लैंड को बेवकूफ बनाना है आपको, तो जैसे रात को 10 बजे, अब उसको रात का सेंस है कि इसके आसपास नाइट में ये एक्टिविटी आपको करनी है, मतलब आपको नींद आती है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि अगर लाइट बहुत तेज लाइट अपने चेहरे पर मारते रही है तो आप देखिएगा कि रात को 10 बजे, 10:30 बजे आपको नींद नहीं आएगी। उस समय भले ही डेली आपको 10 बजे नींद आती होगी, उस समय नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पीनियल ग्लैंड को आपने चीट कर दिया उस टाइम पर, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड का मेन फंक्शन जो होता है ना, मेन फंक्शन जो होता है वो कौन सा होता है? रेगुलेशन ऑफ सर्केडियन रिदम, 24 आवर्स की जो रिदम होती है, हैबिट होती है, या स्लीप वेक साइकिल, इसको रेगुलेट करने का होता है। वैसे आप इसके और भी फंक्शंस हैं, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, प्लीज गो एमपी मैकडी मार्केट। भाई मैकडी पता है सबको, सभी जानते होंगे मैकडी के नाम से, कई लोगों के मुंह में पानी भी आ गया होगा। तो प्लीज गो एमपी मैकडी मार्केट, इससे आप याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं भाई? प्लीज, पी से तो हो गया पीनियल ग्लैंड, पी से तो खुद ग्लैंड हो गई, पीनियल ग्लैंड हो गई, ठीक है। पी से क्या हो गई यहां पे? प्लीज गो, ठीक है। ये तो पीनियल ग्लैंड के लिए हो गया, प्लीज गो, आप इसको पूरा ले सकते हो चाहो तो, प्लीज गो, ये पीनियल ग्लैंड हो गई। एमपी मैकडी मार्केट, एम से आप ले सकते हो, इससे निकलने वाला हार्मोन मेलेटोनिन, कौन सा है? मेलेटोनिन है। पी से पिगमेंटेशन, अब इसके फंक्शन देखिए, अदर फंक्शन सब इसी में आ जाएंगे। प्लीज गो एमपी मैकडी मार्केट, प्लीज गो से आगे पीनियल ग्लैंड, एम से आ गया मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट करती है, फंक्शन पे आते हैं। पी से आ गया पिगमेंटेशन, एक्चुअली एंटी पिगमेंटेशन होती है, स्किन कलर को जो है, स्किन में पिगमेंटेशन को कम करने का काम करती है, और ये भी कलर चेंजिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है एम्फीबियंस और कुछ रेप्टाइल्स में। एम मैकडी, एमसी से आ गया मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या आ गया? मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करती है। डी से आ गया डिफेंस कैपेबिलिटी, बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म को में भी इसका रोल होता है। और एम से हो गया मेटाबॉलिज्म, तो ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में भी रोल प्ले करती है। तो इससे आप पूरे फंक्शन याद रख सकते हैं इसके पीनियल ग्लैंड के। प्लीज गो एमपी मैकडी मार्केट, मतलब मध्य प्रदेश के, एमपी के मध्य प्रदेश के मैकडी मार्केट में जाना है, ठीक है। उससे लेकर आपको इसके पूरे फंक्शन याद रह जाएंगे। चलिए बच्चों, अब हम बात किसके बारे में करेंगे? अब अपन बात करते हैं पैंक्रियाज की। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पैंक्रियाज इज ए हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अच्छा, अभी अपन इसमें असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी कई सारे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जुड़े रहिएगा आखिरी तक, कई सारे असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बढ़िया बढ़िया पैंक्रियाज की बात कर रहे हैं। तो पैंक्रियाज ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये है पैंक्रियाज भाई।
पेंक्रियाज की पोजीशन जो कि डिओडेनम के दोनों आर्म्स के बीच में होती है, लीफ लाइक होती है, एलोंगेटेड ग्लैंड होती है, लीफ लाइक एलोंगेटेड है, बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये लिवर हो गया, ये आपको पेंक्रियाज यहां पर दिखाई दे रही है, ये पोजीशन होती है कि जो यहां से ये डिओडेनम जा रही है, देखिए डिओडेनम की दोनों आर्म्स के बीच में आपको यहां दिखाई दे रही होगी। इट इज एलोंगेटेड ऑर्गन लोकेटेड पोस्टीरियर टू स्टमक, भाई स्टमक के पीछे की तरफ होती है, जस्ट पोस्टीरियर साइड पर होती है स्टमक के। और यहां पर आप देख सकते हैं कि द एक्सोक्राइन पोजीशन ऑफ पेंक्रियाज आर नोन एज एसिनी, भाई दोनों तरह की ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन पोजीशन को हम एसिनी कहते हैं, लेकिन यहां पर मेनली हम बात किसकी कर रहे हैं, एंडोक्राइन पार्ट की। तो इसका जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसको हम कहते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, जो कि जस्ट 1 to 2% होता है, 1 to 2% होगा, और 1 to 2 मिलियन आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं इसमें। मतलब जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है, दे आर दी बेसिकली पार्ट ऑफ पेंक्रियाज विच इज एंडोक्राइन इन नेचर। ठीक है, यहां पर एंडोक्राइन पार्ट होगा जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहलाएगा। यहां पर जो केवल और केवल इस ग्लैंड का 1 to 2%, मतलब 98-99% तो एक्सोक्राइन पार्ट बनाता है इसका, जिसको अपन एसिनी कहते हैं। यहां पर देख सकते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में कौन कौन सी सेल्स होती हैं। अल्फा सेल्स मिलेंगी आपको यहां पर जो ग्लूकेगॉन सीक्रेट करती हैं, बीटा सेल्स यहां पर मिलती हैं जो इंसुलिन सीक्रेट करती हैं। यहां पर ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। उसके अलावा भी सेल्स हैं, यहां पर गामा सेल्स हैं जो पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड निकालती है, जिनको हम पीपी सेल्स भी कहते हैं। और यहां पर डेल्टा सेल्स भी हैं, और ये डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिन निकालती है। तो इसके जो मेजर हार्मोन है वो ये दोनों हैं बच्चों, यहां पर ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, ये दोनों ही यहां पर मेजर हार्मोन्स हैं इसके। देखते हैं इनके फंक्शन क्या क्या है भाई। देखते हैं सबसे पहले ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन क्या है, ग्लूकेगॉन का फंक्शन है सीक्रेटेड इन रिस्पांस टू हाइपोग्लाइसीमिया। ये कब निकलता है, देखिए हमें ये पता होता है कि इसका फंक्शन क्या है, लेकिन हम कई बार जब क्वेश्चन आता है इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सीक्रेट कब होगा। ये सीक्रेट तब होगा जब ब्लड में ग्लूकोज कम होगा, क्योंकि इसका काम है ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाने का। ग्लूकेगॉन ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाता है, हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करता है। मतलब ये सीक्रेट कब होगा, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन होगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल की हम बात करते हैं यहां पर। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, ये बढ़ाने का काम करता है। मतलब ये लिवर से जो ग्लाइकोजन होता है उसको निकलवा के ब्लड में लाता है। लिवर से ग्लाइकोजन को निकलवा के कहां लाता है, लिवर से ग्लाइकोजन को निकलवा के ये ब्लड में लाता है। मतलब ब्लड में ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिक कहते हैं इसको अपन, हाइपरग्लाइसेमिक है। हाइपरग्लाइसेमिक आपके सामने जो ब्लड ग्लूकोज को क्या कर रहा है, इंक्रीज करवा रहा है। दिस हार्मोन डिक्रीज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द सेल। ये लिवर से तो ग्लूकोज को ब्लड में लाता ही है, और साथ ही साथ क्या करता है, सेल से ग्लूकोज का अपटेक कम करवा देता है। मतलब सेल्स ग्लूकोज यूज नहीं कर पाती और वो ग्लूकोज ब्लड में ही बढ़ता रहता है। ठीक है, देयरफॉर ग्लूकेगॉन इज हाइपरग्लाइसेमिक, जो अपन ने कहा हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट हार्मोन की। नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है हमारे सामने, इंसुलिन है। इंसुलिन रेगुलेट दी नॉर्मल ग्लूकोज लेवल इन दी ब्लड। कैसे रेगुलेट करता है, ये ब्लड में ग्लूकोज को कम करवाता है। एक्चुअली ग्लूकेगॉन का एंटागोनिस्टिक है। इट मेनली एक्ट्स ऑन लिवर सेल एंड एडिपोसाइट्स एंड इंक्रीज द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल। ये देखिए उसका अपोजिट काम कर रहा है, ये सेल से ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को बढ़ा रहा है। और ये हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट दोनों पे काम करता है। लिवर सेल और एडिपोज सेल जो होती है, फैट स्टोरिंग सेल, उन दोनों पे काम करता है और ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देता है। तो ग्लूकोज का अपटेक जब सेल ज्यादा करेंगी तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज कम होगा, और साथ ही साथ ये जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट करवा देता है। तो ब्लड में ग्लूकोज इससे भी कम होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक है।
ये क्या है बच्चों, हाइपोग्लाइसेमिक है। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर ब्लड के ग्लूकोज को कहां ले जा रहा है, ब्लड के ग्लूकोज को लिवर में ले जा रहा है। देखिए तो ब्लड में ग्लूकोज अल्टीमेटली कम ही होना है, और सेल के थ्रू ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को भी बढ़ा दिया तब भी ब्लड में ग्लूकोज कम होना है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको हाइपोग्लाइसेमिक कहते हैं। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्योंकि क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है, तो हाइपोग्लाइसेमिक है। सो persistent hyperglycemia lead a complex disorder called diabetes mellitus। अब ये डायबिटीज मेलाइटस कैसे हो गई भाई, मान लीजिए इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो गया, इंसुलिन का सीक्रेशन क्या हुआ, कम हो गया। अगर इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो गया तो ब्लड में ग्लूकोज तो ज़्यादा बना रहेगा क्योंकि सेल ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर पाएगी, और साथ ही साथ लिवर से जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ब्लड में आता रहेगा, और सेल यूज़ कर ही नहीं पा रही है ग्लूकोज को, जो खाना खाए उसका भी ग्लूकोज यूज़ नहीं कर पा रही है क्योंकि इंसुलिन कम है। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाने, ग्लूकोज अपटेक ही नहीं होने देगा सेल के थ्रू, तो इससे डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। और ग्लूकोज इज टेकन अप बाय द हेपेटोसाइट स्केलेटल मसल एडिपोसाइट, thus the reducing the level of glucose in the blood। ठीक है, इस हार्मोन का फंक्शन क्या है, अगेन वो बताया गया है कि ये ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाता है, लेकिन जब ये कम हो जाएगा तो ग्लूकोज का अपटेक प्रॉपर नहीं होगा। बोथ ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन मेंटेन दी होम्योस्टेसिस ऑफ ग्लूकोज इन दी ब्लड। कैसे, होम्योस्टेसिस का मतलब है बैलेंस बना के रखना। कैसे बना के रख रहे हैं दोनों बैलेंस, कि भाई एक ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, दूसरा ग्लूकोज को कम कर रहा है, तो अल्टीमेटली बैलेंस बना हुआ। अब अपन बात करते हैं बच्चों मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन की। तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में हम दो तरह के हार्मोन्स की बात करते हैं, शॉर्ट में मेन बात करते हैं। एक तो होते हैं वाटर सॉल्युबल, कौन से, वाटर सॉल्युबल हार्मोन। भाई वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स जो होते हैं, जो कि पेप्टाइड हैं, एमाइन है नेचर में, वो सारे वाटर सॉल्युबल हैं। अब वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी टारगेट सेल पर जो काम करते हैं, तो ये टारगेट, जैसे कि मान लीजिए कोई भी हार्मोन FSH है, ये वाटर सॉल्युबल है। अब ये टारगेट सेल पर आएगा, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से जुड़ जाएगा। ये इस सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर तो आ नहीं सकता। अंदर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि उसके लिए तो इसको लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए, लेकिन ये तो वाटर सॉल्युबल है। तो इसके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे, मेन बात ये बताइए कहाँ प्रेजेंट होंगे। अगर आपसे पूछा जाए वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, उनके रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, सेल की सरफेस पर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये सेल को क्रॉस नहीं कर पाएंगे और अंदर सेकेंड मैसेंजर को एक्टिवेट करेंगे। किसको एक्टिवेट करेंगे, सेकेंड मैसेंजर को। और ये सेकेंड मैसेंजर कुछ भी हो सकता है, ये कैल्शियम आयन हो सकते हैं, ये साइक्लिक AMP हो सकता है, ये IP3 हो सकता है, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, तो कुछ भी हो सकता है। सेकेंड मैसेंजर के थ्रू ये बायोकेमिकल रिस्पॉन्स करवाएंगे, जिसकी वजह से फाइनल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। मतलब जिस काम को करने के लिए आए थे वो काम हो जाएगा, वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। ये कई सारी चेन ऑफ रिएक्शन चलाएंगे जिससे फाइनली फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये बात मेन है कि जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है उनके रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होंगे। दूसरी बात है ये सेकेंड मैसेंजर के थ्रू अपना काम करेंगे, ठीक है, और कई सारी रिएक्शन के थ्रू फिर फाइनली अपना फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स कराएंगे। लेकिन इसके अपोजिट जस्ट हम बात करें अगर लिपिड सॉल्युबल की, किसकी बात करें अपन, लिपिड सॉल्युबल। देखिए लिपिड सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं, स्टीरॉइड्स है लिपिड सॉल्युबल। स्टीरॉइड जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन से, सारे स्टीरॉइड हैं, सेक्स हार्मोन स्टीरॉइड है, और थायरॉक्सिन, और क्या है, थायरॉक्सिन, ये फैट सॉल्युबल है। अब फैट सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है, तो क्या हो, अब ये फैट सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है, तो क्या होगा कि ये तो सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ जाएंगे। इनके जो रिसेप्टर फिर इन हार्मोन को कैरी करने के लिए, जैसे सेक्स हार्मोन ही ले लो, एस्ट्रोजन, ठीक है, इन हार्मोन को कैरी करने के लिए अंदर प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं, कैरियर प्रोटीन होते हैं। ये कैरियर प्रोटीन इनको डायरेक्टली कहाँ ले जाएंगे, सेल के जीनोम तक।
कहाँ पर ले गए, ये जीनोम है, जीनोम पर भी इनके लिए रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये जीनोम से आके जुड़ जाते हैं और डायरेक्टली जेनेटिक मटेरियल पर mRNA को मैसेज देते हैं और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स कराते हैं। मतलब फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स कराने के लिए ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, खुद ही कैरियर प्रोटीन की हेल्प से जीनोम तक पहुंच जाएंगे। वहां mRNA के थ्रू जो है अपना जो भी काम कराने आए थे, जैसे एस्ट्रोजन है यूट्रस की ग्रोथ कराने आया था, यूट्राइन वॉल की थिकनिंग करने आया था, उसका प्रोलिफरेशन करने आया था, तो वो अपना काम डायरेक्टली जो है जीनोम पर जाकर कर देगा। ये होते हैं बच्चों कौन से, लिपिड सॉल्युबल। चलिए बच्चों, अब अपन यहां पर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के। अब मैं आपके सामने बात करने वाला हूं कुछ क्वेश्चंस की, जो कि स्टेटमेंट वाइज असर्शन रीजन टाइप के हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। और अगर उनके असर्शन जो है स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं इस टाइप के, तो आपको ईजी होगा, आसान होगा सॉल्व करना। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो वही जो एम्स के क्वेश्चंस है कुछ, जिसमें कि आपको डायरेक्शन होती है, अगर दोनों करेक्ट हैं और रीजन भी है सेकंड वाला फर्स्ट का, तो ए लगाना है। दोनों अगर दोनों करेक्ट है लेकिन सेकंड वाला फर्स्ट का रीजन नहीं है तो बी मार्क करना है। अगर फर्स्ट करेक्ट है दूसरा इनकरेक्ट है तो सी मार्क करना है। अगर असर्शन और रीजन दोनों ही इनकरेक्ट हैं तो डी मार्क करना है। आते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आंसर दीजिएगा फटाफट। असर्शन कह रहा है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट ADH एंड ऑक्सीटोसिन, और रीजन कह रहा है ADH एंड ऑक्सीटोसिन आर फॉर्म्ड इन हाइपोथैलेमस आल्सो कॉल्ड न्यूरो हार्मोन्स। बताइए भाई, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। तो देखिए पहला बोल रहा है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट ADH एंड ऑक्सीटोसिन, ये तो सही है क्योंकि ये सीक्रेट तो करता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड भाई, जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, जिनकी सिंथेसिस हाइपोथैलेमस में होती है। ADH एंड ऑक्सीटोसिन आर फॉर्म्ड इन हाइपोथैलेमस एंड आल्सो कॉल्ड न्यूरो हार्मोन। सही है, दोनों सही हैं, बट कोई किसी का रीजन नहीं है, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर बी होना चाहिए। ठीक है भाई, हाइपोथैलेमस ये दो हार्मोन की सिंथेसिस भी करता है और हाइपोथैलेमस साथ ही सिंथेसिस और सीक्रेशन करता है सारे इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराथॉर्मोन एंड थायरोकैल्सिटोनिन आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। रीजन क्या रहा है, पैराथॉर्मोन मेंटेन कैल्शियम concentration in blood and its receptor are present in osteoclast cells। अब बताइए भाई क्या आंसर होना चाहिए। दोनों ही स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहला कह रहा है पैराथॉर्मोन एंड थायरोकैल्सिटोनिन दोनों एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट फंक्शन, बिल्कुल ठीक है भाई। पैराथॉर्मोन ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है, थायरोकैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम को कम करता है, हाइपोकैल्सेमिक है, सही है। पैराथॉर्मोन मेंटेन्स कैल्शियम कंसंट्रेशन इन ब्लड, बिल्कुल पैराथॉर्मोन मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है, ये कैल्शियम को बोन से निकलवा के ब्लड में लाता है, मतलब इसके बोन डीजनरेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो इसके रिसेप्टर क्योंकि किस पर होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट सेल पर। दोनों सही हैं लेकिन रीजन नहीं है, इसलिए आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, थाइमस ग्लैंड हैज इंपॉर्टेंट रोल इन बोथ CMI एंड AMI, और रीजन बोल रहा है थाइमस ग्लैंड मेंटेन्स BMR एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी। बताइए आंसर क्या होना चाहिए। तो यहां पर पहला कह रहा है थाइमस ग्लैंड हैज इंपॉर्टेंट रोल इन बोथ CMI एंड AMI। भाई अभी अपन ने पढ़ा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, दोनों में इसका रोल है। सेल मीडिएटेड में डायरेक्टली, एंटीबॉडी में इनडायरेक्टली, सही है। और थाइमस ग्लैंड मेंटेन BMR एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा, करेक्ट आंसर सी होगा, क्योंकि पहला सही है दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसोप्रेशन इज न्यूरो हार्मोन। रीजन कह रहा है वैसोप्रेशन इज सिंथेसाइज्ड बाय पार्स नर्वोसा ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। बताइए क्या आंसर होगा। तो पहला तो कह रहा है वैसोप्रेसिन इज न्यूरो हार्मोन, बिल्कुल सही है। न्यूरो हार्मोन क्यों कहते हैं इसको भाई, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस बनाएगा, निकलेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। वैसोप्रेशन इज सिंथेसाइज्ड बाय पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, क्या उससे निकलेगा, उसमें सिंथेसाइज होगा, नहीं है तो सिंथेसाइज हाइपोथैलेमस में होगा। तो आंसर क्या होगा मेरा आंसर सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंसुलिन एक्ट एज एंटी डायबिटोजेनिक हार्मोन। रीजन कह रहा है डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस पॉलीयूरिया कंडीशन। तो देखिए पहला स्टेटमेंट, इंसुलिन एक्ट एज एंटी डायबिटोजेनिक, बिल्कुल ठीक है। डायबिटोजेनिक, एंटी डायबिटोजेनिक क्या होते हैं, जो ब्लड में ग्लूकोज को कम करते हैं, बिल्कुल सही है, ये ब्लड में ग्लूकोज को कम करता है।
डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस पॉलीयूरिया कंडीशन। भाई इंसुलिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, इंसुलिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उस केस में डायबिटीज मेलाइटस होगी। डायबिटीज मेलाइटस में पॉलीयूरिया की कंडीशन भी होती है, यूरिन ज्यादा बनता है उस केस में। तो सही तो ये भी है, बट इसका रीजन ये नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? बी होगा। इसलिए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पीनियल ग्लैंड फाउंड ऑन द एपिथैलेमस ऑफ डायनसेफेलॉन। रीजन कह रहा है इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड विच इज एक्टिव इन लेटर एज ऑफ लाइफ। बताइए आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। तो कह रहा है कि पीनियल ग्लैंड एपिथैलेमस ऑफ डायनसेफेलॉन में होती है, बिल्कुल सही है, इसकी पोजीशन यही है यहां पर पीछे की तरफ। सेकंड, इट इज टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, गलत है, तो आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर यहां सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, पेंक्रियाज इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड, बिल्कुल ठीक है। पेंक्रियाज सीक्रेट बोथ प्रोटीन एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स, प्रोटीन और स्टेरॉइड हार्मोन्स भी बोल दिया। पेंक्रियाज से कोई भी स्टेरॉइड हार्मोन नहीं निकलता, तो आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, असर्शन है 2 पिट्यूटरी हार्मोन्स ऑफ द मदर टेक पार्ट in feeding the infant on milk। रीजन कह रहा है प्रोलैक्टिन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट मेमरी ग्लैंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क एंड ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कॉज द रिलीज ऑफ मिल्क व्हेन द इन्फेंट सक्स ब्रेस्ट। तो बताइए बच्चों क्या होना चाहिए आंसर? चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है 2 पिट्यूटरी हार्मोन्स ऑफ द मदर टेक पार्ट इन फीडिंग द इन्फेंट ऑन मिल्क, बिल्कुल सही है। और इसका रीजन कह रहा है प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा जो कि फॉर्मेशन ऑफ मिल्क या सिंथेसिस ऑफ मिल्क करवाएगा, सही है। और ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा, ठीक है ना। और ये क्या करेगा? रिलीज ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है। दोनों सही है, असर्शन भी सही है और उसका रीजन भी करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर यहां पर आपके सामने ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेसोप्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। रीजन कह रहा है वेसोप्रेसिन रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर इन द यूरिन बाय इंक्रीजिंग वाटर रीअब्सॉर्प्शन इन द नेफ्रॉन्स। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, वेसोप्रेसिन इज ऑल्सो कॉल्ड द एंटी डायूरेटिक। डायूरेसिस मतलब मोर यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। एंटी डायूरेटिक मतलब ये यूरिन के फॉर्मेशन को कम करता है। वेसोप्रेसिन मतलब एडीएच की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है किडनी में, तो यूरिन फॉर्मेशन को कम करेगा। वेसोप्रेसिन रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन बाय इंक्रीजिंग वाटर रीअब्सॉर्प्शन इन द नेफ्रॉन, करेक्ट है। एसर्शन भी करेक्ट और इसका रीजन भी करेक्ट। तो आंसर बोलो बच्चों क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एल्डोस्टेरोन इज नोन एज सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। रीजन कह रहा है इट रिड्यूस सोडियम रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम द यूरिन टू इंक्रीज इट्स लॉस फ्रॉम द बॉडी। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एल्डोस्टेरोन इज नोन एज सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये किडनी में वाटर सॉल्ट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा और यूरिन में सॉल्ट के एलिमिनेशन को कम करेगा। इट रिड्यूसेस सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को रिड्यूस नहीं करेगा, बढ़ाएगा बच्चों। पहला सही, दूसरा गलत, बताइए आंसर क्या होगा? तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कॉर्टिसोल थेरेपी इज यूजफुल इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। रीजन कह रहा है कॉर्टिसोल एक्ट्स एज इम्यूनोसप्रेसेंट। बताइए आंसर क्या होगा? भाई पहला कह रहा है कॉर्टिसोल थेरेपी इज यूजफुल इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, बिल्कुल सही। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, डब्ल्यूबीसी की एक्टिविटी को कम करता है, इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, इसलिए कॉर्टिसोल थेरेपी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे दी जाती है, जिससे कि इम्यून सिस्टम सप्रेस रहे और कोई फॉरेन जो ऑर्गन आया है उसको जल्दी से आइडेंटिफाई ना कर पाए। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहां पर? करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसर्शन कह रहा है कैटेकोलामाइंस एड्रेनालिन आर इमरजेंसी हार्मोन। एड्रेनालिन भी है, हालांकि नॉर एड्रेनालिन भी है। रीजन कह रहा है कैटेकोलामाइंस आर रिलीज फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट आंसर हो गया। कैटेकोलामाइंस को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, लेकिन क्या ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है? बिल्कुल नहीं, मेडुला से। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों? पहला सही, दूसरा गलत, आंसर सी हो गया। Next question, growth hormone, thyroxine and cortisol hormones are called diabetogenic hormone. Reason कह रहा है when the hyper secretion of thyroxine occurs then produce diabetes mellitus. भाई पहला कह रहा है ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन एंड कॉर्टिसोल्स आर कॉल्ड डायबेटोजेनिक हार्मोन, करेक्ट है। डायबेटोजेनिक हार्मोन्स क्या होते हैं? जो कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाते हैं, तीनों ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाते हैं, तो सही है। व्हेन द हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन कॉज
occur then produce diabetes mellitus। जब थायरोक्सिन ज्यादा हो जाएगा तो क्या डायबिटीज मेलाइटिस कॉज कर देगा? नहीं, ये डायबिटीज मेलाइटिस कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये बस ब्लड ग्लूकोज बढ़ाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं डायबिटोजेनिक है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहां सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसटीएच हेल्प्स इन ग्रोथ। रीजन कह रहा है एसटीएच प्रमोट्स प्रोटीन एनाबॉलिज्म। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है असर्शन, एसटीएच मतलब सोमेटोट्रोपिक हार्मोन मतलब ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ में हेल्प करेगा, बिल्कुल। एसटीएच प्रमोट प्रोटीन एनाबॉलिज्म मतलब सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन केवल यही रीजन ग्रोथ का नहीं है, सही दोनों है लेकिन रीजन नहीं है, तो इसलिए आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाइमस अंडरगोज नो चेंज इवन इन ओल्ड एज। रीजन कह रहा है थाइमस बीइंग ए पार्ट ऑफ बॉडीज इम्यून सिस्टम टेंड टू परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। तो देखिए यहाँ पर थाइमस अंडरगोज नो चेंज इवन इन ओल्ड एज, गलत है। ये तो ओल्ड एज में श्रिंक हो जाती है, और ये कह रहा है परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, गलत है। दोनों ही गलत है, आंसर डी जाएगा। Pancreas is purely endocrine gland. It is totally endocrine and secrete only hormones। क्या सही है? पहली बात, पहला स्टेटमेंट ही गलत। टोटली एंडोक्राइन है क्या? प्योरली एंडोक्राइन नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि ये तो हेट्रोक्राइन है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। आंसर क्या होगा? आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बाय एंटीरियर पिट्यूटरी रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ। से रीजन कह रहा है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन रिजल्ट्स इन डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन। भाई असर्शन क्या कह रहा है? डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बाय एंटीरियर पिट्यूटरी रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ, बिल्कुल सही है। डॉर्फिज्म हो जाएगी, ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो बॉडी की ग्रोथ कम होगी, डॉर्फिज्म हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन रिजल्ट इन डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन, बिल्कुल सही है क्योंकि थायरॉक्सिन टेट्रा आयोडोथायरोनिन है जिसके लिए आयोडीन की जरूरत पड़ेगी, और आयोडीन कम हो गया तो थायरॉक्सिन भी कम हो जाएगा। दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा? बी होगा। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर से कुछ ना कुछ रिवाइज करने में हेल्प मिली होगी और आपने सारा चैप्टर रिकॉल कर लिया होगा। क्वेश्चंस के थ्रू भी आपने अगर कहीं गलती की होगी तो वो गलती आपके पकड़ में आ गई होगी। तो बच्चों इसी तरह से अब लास्ट टाइम बचा हुआ है, फटाफट चीज़ों को रिवाइज करिए, स्मार्ट वर्क करिए अब, और बढ़िया एग्जाम में मार्क्स लाने की तैयारी करिए, बढ़िया रैंक लाने की तैयारी करिए। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्जाम के लिए, और हमारी विशेष हैं, आपके बेस्ट विशेष हैं आपके साथ कि बढ़िया से पेपर करिए, बढ़िया रैंक लेकर आइए, बढ़िया मार्क्स लेकर आइए। ऑल द बेस्ट।